Now I'll be coming on to strong and dominant nucleophile. So what is that strong and dominant nucleophile का मतलब क्या था? पहले एक जनरल स्टेटमेंट लिखता हूं that generally strong bases are strong nucleophiles. एक जनरल आइडिया ले रहा हूं. ओके, इस जनरल आइडिया का मतलब ये है कि जैसे RO माइनस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. CN माइनस है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड था तो साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस हो गया. या फिर OH माइनस है या NH2 माइनस है, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट में आते हैं. बट डोमिनेंट होने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट है. ओके, डोमिनेंट होना कुछ और है. ओके, मैं एनोटेशंस को डिसेबल करना शायद भूल गया. ओके, और एनोटेशंस आर डिसेबल्ड नाउ. डोमिनेंट कहने का मेरा मतलब ये था कि जो मेरे पास रिएक्शन के दौरान सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करे, मतलब कि उसके मन में H+ चुराने का लालच नेचुरली ना आए. ओके, जैसे कि यहां से मैं कहानी शुरू करने वाला था आज हार्ड एंड सॉफ्ट बेस की. ओके, ये हार्ड एंड सॉफ्ट बेस क्या था? हम लोग हार्ड बेस किसे कहते हैं? हार्ड बेस कहते हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड is very tightly packed. When the electron cloud is very tightly packed, तो ऐसे बेस को हम हार्ड बेस कहते हैं. अब वेरी टाइटली पैक्ड कैसे हो सकते थे? जैसे मान लो RO माइनस है तो उसमें नेगेटिव चार्ज इज बीइंग कैरिड बाय ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो Z इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि वो अपने नेगेटिव चार्ज या अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत टाइटली होल्ड करके रखना चाहता है. OH माइनस के साथ भी कुछ कुछ ऐसी कहानी है और NH2 माइनस के साथ भी कुछ ऐसी कहानी है. ये सब वो लोग हैं जो अपना माइनस चार्ज एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी पर कैरी करके बैठे हैं जो अपने क्लाउड को अंदर की तरफ खींच चुका है. अब अगर किसी ने अपना क्लाउड अंदर की तरफ खींच लिया, नाउ दिस इज एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है जो कि बहुत टाइटली पैक्ड है. ओके, और अभी अभी डोमिनेंट के बारे में रिदम मैंने कुछ नहीं लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी डोमिनेंट में कुछ भी नहीं लिखा है मैंने. ठीक है, एक टाइट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एक लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. अब मेरा आपसे क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के देना. मेरा क्वेश्चन है कि आपने अ, अपनी मुट्ठी को बंद किया. ठीक है, अपनी मुट्ठी को बंद किया और आपके जो हाथ पे जो नकल्स बने. ओके, नकल आप समझ पा रहे हो सब लोग? नकल की जो स्किन है उसको आप एक तरह से बहुत टाइट कर चुके हो. जब आपने अपनी मुट्ठी को कस के बंद किया तो आपके नकल्स की जो स्किन थी वो टाइट हो चुकी है. और अब इस स्किन को दूसरे हाथ से खींचने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुल. ओके, पहले ये बताओ, अपनी अपनी नकल्स को टाइट करके अपने स्किन को खींचना मुश्किल हो रहा है या नहीं हो रहा? ये सबके लिए हो रहा है? यू कैन राइट अ यस मैसेज फॉर मी. ओके, दैट्स गुड. बहुत लोगों ने लिख दिया सफिशिएंट है और मत लिखो. ठीक है, अगर इसी चीज को अब मैं देखता हूं कि जो मेरी फोराम है, फोराम का जो लोअर पोर्शन है, ओके, वहां पर आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है. फोराम के लोअर पोर्शन पे सॉफ्ट स्किन होती है, तो आप उस सॉफ्ट स्किन को बहुत इजीली पुल कर पाते हो. यस और नो? अगेन सेंड मी यस, है ना? तो अब मैं इस चीज को, ओके, दैट सफिशिएंट, यू कैन स्टॉप नाउ. ओके, फंडा ये था, जब मैंने अपने मुट्ठी को बंद किया तो मेरी नकल्स की स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, मैं दूसरे हाथ से उस स्किन को खींच नहीं पा रहा हूं. लेकिन जब मेरी फोरआर्म की लोअर पार्ट वाली स्किन थी तो वो बहुत सॉफ्ट थी, उसको मैं दूसरे हाथ से पुल करना चाहूंगा तो पुल कर सकता हूं और उसमें मेरे को एक विजिबल डिस्टॉर्शन स्किन में खींचते हुए दिखाई दे जाएगा. हाँ, तो सेम लॉजिक कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड.
अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत टाइटली पैक्ड होगा तो किसी बाहर के आदमी का आकर उसको खींच पाना बहुत मुश्किल टास्क होगा. ओके, सो वी विल से दैट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज बिकम वेरी हार्ड एंड इट इज डिफिकल्ट टू पुल इट आउट. ओके, कोशिश करो, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहा है. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज वेरी हार्ड, तो उसको खींच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. अब मैं अगर फजान्स रूल पे जाता हूं, तो फजान ने मुझे सिखाया था कि छोटे कटायंस ज्यादा डिस्टॉर्शन कर सकते हैं. ओके, ये रूल मुझे फजान ने सिखाया था कि जो छोटे कटायंस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली पुल करने वाले लोग होते हैं, और जो बड़े कटायंस होते हैं वो थोड़े से कम पुल करते हैं. ओके, कि जो हमारा कंपाउंड था जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच पाना बहुत मुश्किल था. तो उसे वही आदमी खींच पाएगा जिसके खींचने की पावर बड़ी स्ट्रांग हो. यानी कि अगर मेरे पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या इनकमिंग बेस, मैं उसको अभी कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया और मैंने देखा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो क्लाउड है वो बहुत टाइटली पैक्ड है, उसे खींच पाने की जो पावर है वो किसी छोटे और डेंस कटायन के पास ही हो सकती है. तो वो छोटा और डेंस कटायन निकलेगा H+. ओके, सिर्फ H+ के पास इतनी पावर है कि इतने टाइटली पैक्ड क्लाउड को खींच सके अपनी तरफ. छोटे छोटे कार्बन डेल्टा प्लस या शायद कार्बन प्लस के पास इतनी पावर नहीं है कि टाइटली पैक्ड क्लाउड को अपनी तरफ खींच सके. दैट इज द रीजन जब मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत हार्ड हो गया. Li+, कर्ण गुप्ता, Li+ की टेंशन मत ले भाई, हम हाइड्रोकार्बन से डील कर रहे हैं, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिथियम से उम्मीद नहीं करेंगे कि लिथियम कहीं कनेक्टेड होगा. ओके, तो यहां पर बात चलेगी कार्बन और हाइड्रोजन की. तो कार्बन के पास डेल्टा प्लस है या कुछ हाइड्रोजन के पास प्लस टाइप की चीज हो सकती है. तो डेफिनेटली हाइड्रोजन एक बहुत ही छोटा और डेंस कटायन टाइप का काम कर सकता है. शायद तक कार्बन उतना डेंस और स्ट्रॉन्ग पुलिंग एटम नहीं बन सकता. सो दैट इज द रीजन व्हेन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज वेरी टाइटली पैक्ड, तो ऐसे क्लाउड को कार्बन पे जाने से ज्यादा हाइड्रोजन पर जाने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी. और जैसे ही उसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन पर घुसने की ज्यादा होगी, इसका मतलब उसने न्यूक्लियोफाइल का रोल छोड़कर बेस का रोल पकड़ना शुरू कर दिया है. दैट इज द रीजन भले ही उसकी डोनेशन करने की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके जो काम करने का तरीका था वो बेस के तौर पर ज्यादा एक्टिवेट हो गया. तो मैं कह सकता हूं कि जैसे OH- है, OH- में प्रीडोमिनेंटली बेस बनने के करेक्टर है, NH2- में प्रीडोमिनेंटली बेस बनने के करेक्टर हैं. ये दोनों स्ट्रॉन्ग बहुत हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन चुराने की है. इनकी नेचुरल टेंडेंसी कार्बन पे अटैक करने की नहीं है. तो OH- और NH2- से मेरी उम्मीद है कि ये लोग हमेशा बेस का ही रोल प्ले करेंगे और कुछ काम नहीं कर पाएंगे. श्रेष्ठा नागपाल, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, OH- और NH2- का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना टाइटली पैक्ड है कि कार्बन के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि इनका क्लाउड खींच सके. लेकिन हाइड्रोजन H+ जो है वो इतना डेंस पॉजिटिव है कि वो इतने टाइट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी खींच सकता है. ओके, तो हार्ड बेसिस, दर्श कनिकर, इतनी मेहनत करने के बाद में इतना खराब आंसर दिया तूने. हार्ड बेसिस का बेस बनने के चांसेस ज्यादा हैं. हार्ड बेसिस मतलब जिनका क्लाउड बहुत टाइट है, हार्ड बेसिस विल बी प्रीडोमिनेंटली बेसिक इन नेचर. प्रीडोमिनेंटली बेसिक, क्योंकि इनको खींच पाना H+ की पावर में है. ओके, हार्ड बेस के बेस बनने के चांस है क्योंकि H+ ही इनका क्लाउड चुरा सकता है, कार्बन इनका क्लाउड नहीं चुरा पाएगा. ओके, सो वंश, तुमने जो पूरा लिखा है, ओके, वंश एक बार अनम्यूट करो अपने आप को. सर, हाँ, H+ के पास ही उतनी पावर है कि वो टाइटली बाउंड को खींच सकता है, राइट? बिल्कुल.
तो वो लूजली बाउंड को भी तो खींच सकता है ना? चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। ये मैं क्वेश्चन पूछ तुमसे रहा हूं, तुम अपने आप को एक बार म्यूट कर लो और सब लोग अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में देना मुझे, ठीक है? मैंने सबको म्यूट कर दिया है। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास है ना, एक एनालॉजी बनाता हूं मैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉटन का पाइल है। ओके, कॉटन समझते हो ना, रुई, ठीक है? ऐसे रुई का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है मेरे पास। और एक मेरे पास दूसरी चीज है विच इज एन ईयरबड। ओके, और ईयरबड पे भी अगर बात आपको पता हो तो ईयरबड पे भी एक कोने पर कॉटन लगी होती है, ठीक है? तो मेरे पास एक कॉटन का बहुत बड़ा एक पूल है, एक बड़ा सा एक टुकड़ा है कॉटन का, और एक बार मेरे पास ईयरबड के ऊपर लगी हुई कॉटन है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ईयरबड पे लगी हुई कॉटन जो है वो टाइट है, और जो नॉर्मल जो लूज कॉटन है वो तो लूज कॉटन है ही। ओके, अब मेरे को दो तरह के टूल्स दिए गए, और वो टूल क्या दिए गए वो भी देख लो। मैंने एक टूल दिया आपको, प्लायर। ओके, जिसको आप घर पे नॉर्मल प्लास वगैरह या किसी चीज को पकड़ के खींचने के लिए यूज करते हो, एक आपको प्लायर दिया, और एक आपका नॉर्मल हैंड दिया। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब मुझे उस कॉटन के टुकड़े में से, ये जो कॉटन का बड़ा सा जो टुकड़ा पड़ा है, जब मुझे इस कॉटन के टुकड़े में से कॉटन तोड़कर अलग करनी है, विल आई यूज अ प्लायर और अ हैंड? दैट्स हैंड, परफेक्ट आंसर। और जब मुझे ईयरबड में से कॉटन खींच के निकालनी है, विल आई यूज हैंड और प्लायर? तब मैं प्लायर यूज करूंगा। आई होप मेरा आंसर क्लियर हो चुका है। जब मेरे पास बहुत टाइट क्लाउड होगा, तो टाइट क्लाउड को खींचने के लिए मैं कोई टाइट फोर्स भी लगाऊंगा, एंड दैट टाइट फोर्स विल बी टेकन बाय हाइड्रोजन। लेकिन अगर उसी टाइट फोर्स को मैं सॉफ्ट क्लाउड पे लगाऊंगा तो इतना इफेक्टिव पुल नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे से जगह से ही पुल करना जानता है, फैली हुई जगह से पुल अच्छे से करना नहीं जानता है। ओके, सो दैट इज द रीजन हार्ड बेस को ना अटैक करने के लिए हार्ड एसिड चाहिए होता है। हु इज द हार्ड एसिड? जो छोटे और डेंस कटायन होते हैं, छोटे और डेंस कटायन जो होते हैं वो हार्ड एसिड्स होते हैं। बड़े और लूज कटायंस सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। इसका मतलब हार्ड बेस हमेशा हार्ड एसिड को ढूंढता है, और सॉफ्ट बेस हमेशा सॉफ्ट एसिड को खींचता है। ये वो पॉइंट है जो कि कंसेप्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे मॉड्यूल में हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जितने लोगों को ये केमिकल बॉन्डिंग की भाषा में समझ में आने लग जाएगा, उनके लिए एसएन रिएक्शन समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर नेगेटिव लेकर बैठे हैं, ऐसे लोग हार्ड बेस हैं। हार्ड बेस होने के कारण इन्हें H प्लस में ज्यादा इंटरेस्ट है, और साइनाइड टाइप का आदमी जो है, जो कि अपना माइनस चार्ज कार्बन पे लेके बैठा था, ये एक सॉफ्ट अनायन या एक सॉफ्ट बेस है, तो ऐसा आदमी आगे जाके किसी कार्बन पर अटैक करना चाहेगा, ये हाइड्रोजन में कम इंटरेस्टेड होगा। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, कि हो सकता है कोई आदमी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, लेकिन रिएक्शन में उसकी इच्छा बेस की तरह काम करने की ज्यादा हो। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी नेम्ड एज that it is a strong nucleophile but it is not a dominant nucleophile। जैसे कि OH माइनस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जब रिएक्शन में एंटर होता है तो हमेशा H प्लस चुराने की बात करता है। दैट मीन्स उसका प्रीडोमिनेंट करेक्टर एज अ बेस का है, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। So that was the major difference between saying the word as strong nucleophile and dominant nucleophile। कई बार एक आदमी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, लेकिन रिएक्शन में जाके आपको धोखा दे सकता है, कार्बन पे अटैक करने की जगह हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है। ओके, तो अगर मैं एस एच माइनस या आर एस माइनस की बात करता हूं, तो ये लोग मेरे लिए बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर ना हाइड्रोजन चुराने की आदत नहीं है। भले ही इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा डेंस नहीं था, भले ही इनकी डोनेटिंग पावर उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ऑक्सीजन की थी, लेकिन कम से कम ये मुझे धोखा नहीं देंगे। जब ये रिएक्शन में उतरेंगे तो ये कभी भी हाइड्रोजन पे नजर नहीं डालेंगे। हमने इसी पॉइंट को लास्ट क्लास में लिखा था,
large and easily polarizable nucleophiles are good nucleophiles, क्योंकि जो लोग easily polarizable होंगे वो लोग कार्बन पे जाएंगे, और जो लोग वेरी डिफिकल्ट टू पोलराइज होंगे वो लोग हाइड्रोजन को चुराने का काम करते हैं। कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर जैसे SH माइनस और RS माइनस, दे आर वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, आई विल कॉल देम एज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेंगे। उसके बाद में जो CN माइनस है, या जो मेरा एक होता है अजाइड माइनस, ये भी बहुत अच्छा होता है। या मेरा होता है R माइनस, R माइनस मतलब कोई एल्काइल ग्रुप CH3 माइनस वगैरह। ठीक है, ये लोग भी मेरे बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। आई एम नॉट राइटिंग मैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ कि नहीं सर ये कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। ये लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं किसी को वेरी गुड बोल रहा हूँ, वेरी गुड का मतलब मुझे उससे ना डर नहीं है कि वो रिएक्शन में जाकर H+ चुरा लेगा। ये वो लोग हैं जिनसे मुझे बहुत कम डर है कि वो H+ चुराएगा। उसके बाद मेरे कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे मुझे थोड़ा सा ज्यादा डर है, जैसे RO माइनस से। ठीक है, RO माइनस हुआ, RCO2 माइनस हुआ, इनसे मुझे थोड़ा सा ज्यादा डर है कि यार ये H+ चुरा सकते हैं। उसके बाद OH माइनस एक ऐसा आदमी आया, या NH2 माइनस ऐसा आदमी आया कि यार ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये तो बेस का ही रोल प्ले करेगा। ठीक है, RO माइनस RCO2 माइनस, या RCO2 माइनस को रहता हूँ, सिर्फ RO माइनस को रखता हूँ। RO माइनस जो है वो मॉडरेटली न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और मॉडरेटली बेस का काम करेगा, जबकि OH माइनस और NH2 माइनस हमेशा बेस का काम करेंगे। तो ये मेरे पास कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं है, ये बता रहा है कि इनमें से कौन कौन से लोग पैदाइशी तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और कौन कौन से लोग पैदाइशी तरीके से बेस का काम करेंगे। अब मैं इसके बाद में इनका ऑर्डर भी लिखूंगा, एंड दैट ऑर्डर कैन समटाइम्स चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ओके, लेकिन अभी के लिए जो मैंने लिखा है ये ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ उनका नेचुरल करेक्टर है जो मैंने लिखा है। तो अब एक जनरलाइज्ड ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको एब्सोल्यूट सेंस में मत फॉलो करना। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कभी कभार सिचुएशंस बदलेंगी भी। ठीक है, इसमें आएगा कि जो आपका CH3 CO2 माइनस है, इट इज वीकर देन N3 माइनस, which is weaker than CH3O minus, that is methoxide, which is weaker than cyanide ion, which is weaker than thiocyanate ion SCN minus, and which is weaker than some RS minus। RS माइनस को यहां रख दो और RS माइनस के बराबर ही लगभग SH माइनस को भी रख दो। ये कुछ कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। ओके, एक मैं अमंग हेलाइड्स का और लिख रहा हूं, उनका बड़ा स्पेशल ऑर्डर है। अमंग हेलाइड्स, हेलाइड्स को मैं इस लिस्ट के अंदर डाल ही नहीं रहा हूं। ठीक है, हेलाइड्स का आपस में एक अलग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अमंग हेलाइड्स F माइनस is stronger nucleophile than Cl minus, is stronger than Br minus, is stronger than I minus। ये ऑर्डर फॉलो होता है जब मेरे पास पोलर एप्रोटिक मीडियम हो। पोलर एप्रोटिक मीडियम में जो ऑर्डर फॉलो होता है वो होता है F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस, ग्रेटर देन Br माइनस, ग्रेटर देन I माइनस। इस पॉइंट का लॉजिक ये है कि हैलोजेंस में से सबसे तेज भागने वाला हैलोजन है F माइनस, और F माइनस बहुत तेजी से भागकर गया और उसने जाकर अपना डोनेशन दे दिया, और एप्रोटिक मीडियम था तो उसने उस छोटे आदमी को रोका भी नहीं। लेकिन यही ऑर्डर एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है जब मैं मीडियम चेंज करके एप्रोटिक की जगह प्रोटिक मीडियम रख देता हूं। व्हेन आई टेक पोलर प्रोटिक मीडियम, तो सेम यही चीज चेंज होकर उल्टा हो जाता है। ध्यान रखना है, हर कोई न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर उल्टा नहीं होता। हेलाइड्स का खास एग्जांपल लिया है,
जो प्रोटिक और एप्रोटिक में एग्जैक्ट उल्टा ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, वंश तेज भागने का मतलब है उसकी आयनिक मोबिलिटी इन द सॉल्यूशन। तो F माइनस जो है बहुत बहुत छोटा अनायन है, बहुत छोटा अनायन बहुत तेजी से रन करेगा, बहुत तेजी से रन करेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर अच्छा है, बशर्ते उसको कोई रोकने वाला ना मिले। तो एप्रोटिक मीडियम हमने पहली क्लास में बात की थी कि जो पोलर एप्रोटिक मीडियम होता है वो कभी किसी को सराउंड नहीं करता है। सिंस वो किसी को सराउंड नहीं करता है तो F माइनस को अपनी नेचुरल स्पीड से भागने देगा, और नेचुरल स्पीड F माइनस की बहुत तेज है। जबकि वही F माइनस जब पानी के मीडियम में उतरा तो पानी ने उसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया ड्यू टू H बॉन्डिंग एंड सॉल्वेशन, इसलिए उसने F माइनस का भागना बहुत मुश्किल कर दिया, जिस कारण से F माइनस पानी यानी कि पोलर प्रोटिक मीडियम में जाते ही बहुत ही कमजोर न्यूक्लियोफाइल बन गया। ए प्रोटिक मीडियम में हेलोजेंस में हाईएस्ट था वो, प्रोटिक मीडियम में हेलोजेंस में लोएस्ट रनिंग या लोएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी पर आ गया। ओके, हेलाइड्स का एक स्पेशल केस दिया मैंने, जो कि मीडियम चेंज करते ही ऑर्डर बदलता है। जनरल ऑर्डर जो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये बताया है, ये ऑर्डर भी एक जनरल ऑर्डर है, जनरल SN2 इन ए प्रोटिक को फॉलो करते हुए। प्रोटिक मीडियम लेने से जरूरी नहीं है सबका यही ऑर्डर रहे, कुछ लोग आगे पीछे हो सकते हैं। हेलोजेंस का केस स्पेशल था क्योंकि वो प्रोटिक और एप्रोटिक में अपने ऑर्डर को बिल्कुल रिवर्स कर लेता है, बाकी सब लोग पूरा रिवर्स नहीं करते, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, तो जब हम जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि कंपेयरिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो हमारा डिफॉल्ट सॉल्वेंट हम एप्रोटिक मानते हैं, ताकि हम कहते हैं कि अगर मैं किसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि आसपास का सॉल्वेंट उसे अफेक्ट करे। तो अगर कोई मुझसे जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछता है तो मेरे मन में डिफॉल्ट सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक आएगा। जब कोई मुझसे पूछेगा कि कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी इन प्रोटिक मीडियम, तब शायद मैं उसको स्पेशली कंपेयर करना चाहूंगा, वरना मैं अपना जनरल SN2 सॉल्वेंट एप्रोटिक मानकर चलूंगा। ओके, इस पर्टिकुलर स्लाइड में किसी को इश्यू है, दे कैन रेज हैंड, सिर्फ इस स्लाइड के लिए। किसी को भी इस स्लाइड में दिक्कत है? ओके, आई गॉट अ मैसेज। आर्यन, व्हाई डिड यू कैंसिल RCO2 माइनस? बेटा RCO2 माइनस जो है ना, वो एक्चुअल में अपना माइनस चार्ज इतना डीलोकलाइज कर चुका होता है कि उसके न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही बनने के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन मैंने RCO2 माइनस को लिस्ट में लिखा नहीं। आर्या, जनरल ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन दोबारा पूछ रहे हो, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। आर्या? यस सर। हाँ बेटा, क्या चीज जनरल में नहीं समझ में आई? सर ये कहाँ से आता है? बेटा ये सिर्फ एक रिलेटिव ऑर्डर है। रिलेटिव ऑर्डर मतलब मैंने एक ही रिएक्टेंट पे बारी बारी ये सब लोग डाले और उन रिएक्शंस की रेट मेजर की। ठीक है, यानी कि किसी एक RLG को पकड़ के उस पे बारी बारी से ये न्यूक्लियोफाइल्स डालकर देखे और हर बार सब्स्टिट्यूशन की रेट को चेक किया, तो ये रेट निकल के आई, तो मैंने कह दिया कि ठीक है RS माइनस सबसे अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, इसका कोई ये याद के या के भी वैल्यू नहीं होगी, ये रिलेटिव ऑर्डर है। ये सर इसको याद करना है। याद कर लो, कुछ हद तक याद करोगे तो बेटर ही रहेगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ओके। ओके। अपने आप को म्यूट कर लो। एंड और किसी को डाउट था? निक्षय जैन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। निक्षय जैन। सर हम हैलाइड्स को और बाकी न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली? अच्छा ये बता बेटा, हेलाइड्स के पेरेंट कौन होते हैं? HF, HCl, HBr, HI। यस सर। तो इनके पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं कि ये सबके सब लोग बहुत ही वीक डोनर्स हैं, है ना? ओके हाँ। तो ये वीक डोनर्स है, तो बल्कि बाहर के लोग आके इन्हें रिप्लेस करेंगे, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये किसी और को रिप्लेस कर सके। तो ये अच्छा बस अच्छा। आपस में ही गेम खेल सकते हैं, है ना? अभी जैसे ओके। मैं SN2 के जब एग्जांपल्स लिखने लगूंगा ना, अभी तक तो मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, RLG लिख रहा हूँ। अभी पता चलेगा कि पूरा का पूरा LG जो है वो एक्चुअल में हेलाइड ही होता है। 90% से ज्यादा SN2 रिएक्शन हेलाइड्स को रिप्लेस करने के बदले में लिए जाते अच्छा अच्छा ठीक है। हैं।
ओके, Okay, हर्षवर्धन यादव, तुम एक बार मुझे अनम्यूट करके बोलो क्या पूछना चाहते हो। सर आपने बोला कि ये अपन ने कि ये जो सारे न्यूक्लियोफिलिसिटी के जो आपने जनरल ऑर्डर लिखा है हाँ, उसमें हम लोग ने उनका रेट मेजर किया है, तो वो रेट कैसे मेजर करते हैं? रेट बेटा, अब तू सोच कि अगर तेरे को ये पता करना है कि एक एग कितनी देर में उबलता है, एक अंडा कितनी देर में उबलता है, तो तेरा प्रोसेस, तेरा मेजर करने का तरीका क्या होगा? अंडा उबालने की रेट कैसे पता करेगा? कोई स्पीडोमीटर तो लगा नहीं होगा। तू क्या करेगा कि एग को उसमें, जब तूने प्रोसेस को शुरू किया और जब तेरा प्रोसेस खत्म हुआ, उसमें कितना टाइम लगा। अच्छा, तो मतलब बेसिकली सीधा टाइम कंपेयर करते हैं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ, बिकॉज हम जब रेट ऑफ रिएक्शन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, केमिकल काइनेटिक्स, तो रेट मेजर करने का सिंपल सा मतलब है कि रिएक्शन के अंदर कितनी देर में कितना सामान कंज्यूम हो गया, वही उसकी रेट है। इतना टाइम dx उसका अमाउंट कंज्यूम हुआ और dt उसको टाइम लगा, तो dx बाई dt जो है वो रिएक्शन की रेट है। अच्छा, ओके सर, समझ गए? तो बहुत सिंपल सी यस, चीज है ये तो। थैंक यू सर। एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट? अदरवाइज मैं आगे मूव करता हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट न्यूक्लियोफाइल वाला लॉजिक भी आ गया और एक जनरल ऑर्डर भी आ गया न्यूक्लियोफाइल्स का, जिसमें हमें पता चल गया कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ किसको बीट कर सकते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि हमने पहले भी लिखा था, उसको मैं दोबारा भी इलेबोरेट करता हूँ कि जो कॉन्जुगेटेड अनायंस थे उनकी रिएक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, अनकॉन्जुगेटेड वाले ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो मान लो मैंने आपको दिया CH3Br, नाउ दिस इज माय सबस्ट्रेट, ओके, और मैं इस पे ना बारी बारी से कुछ लोग डालता हूँ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। CH3Br पे मैंने क्या किया, मैंने डाला मिथॉक्साइड आयन, फिर मैंने डाला फिनॉक्साइड आयन, और फिर मैंने डाला एसीटेट आयन। तीनों बार रिएक्शन SN2 ही हुआ। तीनों बार Br को हटा के उसकी जगह पर एक बार जो प्रोडक्ट आया वो आ गया CH3OMe, एक बार प्रोडक्ट आ गया CH3 विद OPH, और एक बार आ गया CH3 विद OCOCH3। तो मैं देख पा रहा हूँ रिप्लेसमेंट तो तीनों बार हो चुका है और तीनों बार रिएक्शन SN2 का है। डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट मैंने फिक्स रखी है, तो यहाँ पर अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R1 थी, इसकी R2 थी और इसकी R3 थी, तो बहुत इजी आपके मन में भी आंसर आ चुका होगा। द आंसर विल बी R1 की स्पीड सबसे ज्यादा, फिर R2 की स्पीड और फिर R3 की स्पीड। तो कहने का मतलब था कि जब मेरा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड था तो वो बहुत अच्छा अटैकर था, जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड चल रहा था तो उसके अटैक करने के चांसेस कम हो गए थे, और जब वो आदमी रेजोनेंस में बहुत ज्यादा चल रहा था तो उसके अटैक करने के चांसेस और भी कम हो गए थे। सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग दैट कि अनकॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, conjugated electron clouds are bad nucleophiles। इसी एग्जाम्पल का एक और एक्सटेंशन ले रहा हूं। CH3Br पे मैंने अटैक करने के लिए भेजा CH3O- को, फिर मैंने भेजा आइसोप्रोपोक्साइड आयन को, और एक बार मैंने भेजा टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन को। रिएक्शन में तीनों बार रिप्लेसमेंट हुआ CH3OCH3, CH3OIPr एंड CH3OTBU। फिर से मैंने इसकी रेट लिखी R1, R2 एंड R3। अब की बार आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हो, R1 R2 नहीं लिखना, आप सिर्फ 1 2 3 या 2 3 1 या 1 3 2 कुछ भी लिख के दे सकते हो रेट कंपेयर करते हुए। ओके, एक आंसर 1 2 3 आया मेरे पास, एक आंसर 3 2 1 आया। प्रसन्ना, अपने आप को अनम्यूट करो और आंसर दो। Sir, 3, 2, 1. हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? Sir, because of inductive effect of a heavier group, वो O- पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डालेगा और it would be easier for a third butoxide ion to और donate. इतने भारी भरकम आदमी का तैर के जा पाना, क्या ये आसान होगा? नहीं सर। बात समझ में आ गई? अपनी गलती समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना? क्या लिखा गया था कि छोटे आदमी तेज भागते हैं, वो जल्दी काम करते हैं, ठीक है?
तो सभी एल्कोक्साइड, देखो सभी है तो सबके सब एल्कोक्साइड ना, और सबका माइनस चार्ज अपनी जगह पे रुका ही हुआ है, तो माइनस चार्ज की स्ट्रेंथ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन भागने की स्पीड में बहुत फर्क आ रहा है। तो आंसर विल बी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, क्योंकि वो भारी भरकम आदमी भले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लेके बैठा है लेकिन चल ही नहीं पाएगा अपनी जगह पे। समझ गया? तो आंसर आएगा 1 2 3। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट एक फैक्टर है, दैट्स द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 में, तो हम लोग अब उसमें से ही एक फैक्टर पे आ गए, दैट इज द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। अभी जो नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप की बात आती है, पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट है वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप्स। इस चीज को अपने नोट्स में अभी के अभी लिख लेना, वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप्स। करण मैं तुम्हें दोबारा से पुरानी स्लाइड दिखा रहा हूं, वैसे कुछ कॉपी करने लायक था नहीं। ओके, उसके बाद मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। एंड डोंट वरी अबाउट द स्लाइड्स तुम्हें वैसे भी मिलने ही वाली होती हैं। ओके, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, इस लाइन का एक गोल्डन लाइन की तरह से हमारे लिए काम आएगी ये। एक स्टेटमेंट और लिखो साथ में, एक स्टेटमेंट और, वो स्टेटमेंट हमें टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलता है, वो मैं अपनी तरफ से लिखवाता हूं। वो स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, न्यूक्लियोफाइल चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसका बेसिक स्ट्रेंथ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभार तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं और कभी कभार नहीं भी बन पाते हैं, डोमिनेंट वगैरह वाला चक्कर था उनका, है ना। यानी कि न्यूक्लियोफाइल में तो स्ट्रॉन्ग वीक के साथ साथ डोमिनेंट नाम का वर्ड भी जुड़ गया था। तो बेचारा न्यूक्लियोफाइल ये नहीं बोल सकता हमेशा कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा, या वीक बेस है तो खराब न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा। ऐसा कंप्लीट स्टेटमेंट हम कभी नहीं दे पाए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का बेसिक स्ट्रेंथ के साथ एब्सोल्यूट रिलेशन नहीं था, वो कभी कभार धोखा देने वाला रिलेशन था। कभी कोई आदमी स्ट्रॉन्ग बेस होने के बावजूद अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता था, एंड वाइस वर्सा। लेकिन लीविंग ग्रुप की बात जब करते हैं तो लीविंग ग्रुप के लिए ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि वीक बेस हमेशा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा ही होगा, चाहे डोमिनेंट बेसिक कैरेक्टर या डोमिनेंट न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। उसका सिंपल सा फंडा है, जिस आदमी की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होगी वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और ये चीज सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं और काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं इसको मैं, इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर सकती है, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी कभी सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर कोई आदमी अच्छा लिविंग ग्रुप है तो चाहे प्रोटिक मीडियम हो चाहे एप्रोटिक मीडियम हो, वो लिविंग ग्रुप तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अच्छा या बुरा सॉल्वेंट के हिसाब से बदल सकता था। ओके, निक्षय यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर यहाँ पर आपने जो स्ट्रॉन्ग बोला वो डोमिनेंट की बात कर रहे थे या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो? सुन, डोमिनेंट वर्ड, डोमिनेंट या स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन केवल तब लिया जाएगा जब मैं न्यूक्लियोफाइल कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, लीविंग ग्रुप में मैं स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट दो वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं। लीविंग ग्रुप केवल पूरी यूनिवर्स में एक ही लॉ को फॉलो करेगा, लीविंग ग्रुप वीक बेस इज गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, इस Okay, लाइन sir. का एक बहुत डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, अपने आप को म्यूट कर लो सब लोग। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मैंने लिखा हैलाइड्स का, मान लेते हैं हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर लिखा, तो आंसर आया F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस, जब मीडियम था एप्रोटिक। दूसरी बार ऑर्डर आया I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस
एंड ग्रेटर देन F माइनस जब मीडियम प्रोटिक था। लेकिन जो इसका लीविंग ग्रुप ऑर्डर आएगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस, लीविंग ग्रुप एबिलिटी हमेशा I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस रहेगी, मीडियम चाहे प्रोटिक हो चाहे ए प्रोटिक हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं होती है, जबकि आपकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सॉल्वेंट के हिसाब से बदल जाता है। सो दैट वाज माय स्टेटमेंट, anyone which is a weak base will be a very good leaving group irrespective of the solvent taken. Okay, this was the main idea behind this slide. Anyone having a doubt in this they can ask, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत एग्जांपल्स दूंगा कौन कौन से लोग गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, उनके एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड पे। सम एक्सट्रीमली गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। हैलोजेंस में तो सबसे अच्छा मुझे पता चल ही गया कि I माइनस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो HI स्ट्रॉन्ग है तो I माइनस बहुत वीक बेस होगा, तो बड़े आराम से भाग जाएगा। इनमें से कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप्स के अंदर और भी लोग आते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर एंड अमोनिया, दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स, वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। यानी कि अगर कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि R के ऊपर OH2 प्लस लगा हुआ है, R के ऊपर OH2 प्लस लगा हुआ है और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा और वाटर को एज अ लिविंग ग्रुप धक्का मार देगा, क्योंकि मुझे पता है वाटर टूटने के बाद अपनी दुनिया में खुद ही बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, ओके, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जो भी आदमी एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन के अलग होना चाहता है वो तो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ओके। करण यार अपने आप को अनम्यूट कर, तो थोड़ी सी डांट खाने वाला है। यस सर। हाँ, I माइनस लीव किया, उसका Z इफेक्टिव ज्यादा है। कहाँ से I माइनस का Z इफेक्टिव ज्यादा है भाई? सर मैं पूछ रहा हूँ सर। वही तेरे से मैं पूछ रहा हूँ अब कि I माइनस का Z इफेक्टिव ज्यादा है, ये थॉट मन में कैसे आया तेरे? I माइनस का तो Z इफेक्टिव ज्यादा है ही नहीं ज्यादा है ना। चला गया, उसके पास इतना सारा हाँ। स्पेस है अपने माइनस को फैलाने के लिए, इसलिए वो अपनी दुनिया में खुश है। Z इफेक्टिव कहाँ से पिक्चर में आ गया यहाँ पे? ठीक है, ओ ठीक है सर, ठीक है। चलो। वाटर और अमोनिया अच्छे लिविंग ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने आर को देखा, उसने कहा ठीक है भाई वाटर को धक्का मार के निकाल देते हैं, और वाटर जो है वो तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो बहुत इजीली भाग जाएगा, इसलिए वाटर मेरे लिए एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है। उसके अलावा मेरे पास कुछ स्पेशल लोग आते हैं जो कि सुपर लिविंग ग्रुप्स कहलाते हैं। एक होता है टॉसाइलेट, एक होता है ब्रोसाइलेट, एक होता है नोसाइलेट और एक होता है ट्रिफ्लेट। ये चारों सुपर लिविंग ग्रुप्स या बेस्ट लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में माने जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। ये बनाया मैंने बेंजीन, बेंजीन पे लगाए S डबल बॉन्ड O, O माइनस, और यहां लगा दिया मिथाइल, ओके। इस आदमी को हम कहते हैं टॉसाइलेट आयन, दिस इज टॉसाइलेट। दूसरे डायग्राम में मैंने फिर से बेंजीन, फिर से S डबल बॉन्ड O माइनस बनाया, यहां लगा दिया ब्रोमीन पैरा पे, तो नाम पड़ गया उसका ब्रोसाइलेट। तीसरी बार मैंने फिर से S डबल बॉन्ड O माइनस, नीचे अब की बार मैंने लगाया NO2, तो नाम पड़ गया इसका नोसाइलेट। और चौथी बार मैंने लगाया बेंजीन, उसके ऊपर S डबल बॉन्ड O माइनस, सॉरी इस बार बेंजीन नहीं है, बेंजीन के तीनों केसेस ले लिए मैंने। चौथी बार मैंने लगाया S डबल बॉन्ड O माइनस, और सल्फर के पीछे ग्रुप लगा दिया CF3, इसको बोलते हैं ट्रिफ्लेट।
ओके, तो मेन चीज क्या है सब में कि सभी के अंदर ये सारे माइनस का मतलब है ये सब लोग आर के ऊपर या तो ओटीएस जैसे टॉसाइलेट आर के ऊपर लगा हुआ है, या ओबीएस ब्रोसाइलेट लगा हुआ है आर के ऊपर, ओएनएस मतलब कि नॉसाइलेट लगा हुआ है, या ओटीएफ मतलब कि ट्रिफलेट लगा हुआ है। ये इनके सिंबल्स हैं। ओटीएस इज द सिंबल फॉर टॉसाइलेट, ओबीएस इज द सिंबल फॉर ब्रोसाइलेट, ONS for नॉसाइलेट एंड OTF for ट्रिफलेट। ये सारे लोग, इनमें कॉमन चीज ये है कि जब ये R से टूट के जाएंगे तो इनका जो माइनस चार्ज है वो सल्फर के डबल बॉन्ड O के साथ बहुत अच्छा रेजोनेंस करने वाला है। बहुत अच्छा रेजोनेंस मतलब कि ये माइनस टूटने के बाद में अपनी दुनिया में बहुत मस्त हो जाएगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब टूटकर जाने के बाद इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि मैं लौटकर वापस आऊं या मैं दोबारा अपनी पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करूं। सिमिलरली ब्रोसाइलेट के अंदर ब्रोमीन ने और अच्छा पुल किया तो माइनस के टूट के जाने के चांसेस और भी अच्छे, नॉसाइलेट में और भी अच्छा किया और भी बढ़िया चांसेस, ट्रिफलेट में तो इतना स्ट्रॉन्ग पुल था कि माइनस कह रहा है मैं तो अपनी दुनिया में और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। मतलब ये सब वो लोग हैं जो कि किसी SN2 रिएक्शन में टूटेंगे और टूटने के बाद कभी वापस आने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप वही है जो इजीली टूट जाए और टूटने के बाद कभी वापस आने की कोशिश ना करे, तभी हम किसी लिविंग ग्रुप को अच्छा बोलते हैं। तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि मुझे पता है जो आदमी वीक बेस होगा मतलब कि वो अपने माइनस को लेकर स्टेबल हो चुका है, वो किसी और के साथ वापस बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करना चाहता। इसीलिए हमने बोला कि जो लोग भी अपना बॉन्ड तोड़ने के बाद में अपने माइनस को लेकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, वो लोग वापस अपनी पोजीशन नहीं मांगेंगे, इसीलिए वो अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं। तो अगर मैं इन 4 सुपर ग्रुप्स को भी अरेंज करता हूं तो OTF इज द बेस्ट वन, देन ONS, देन OBS एंड देन OTS। इनफैक्ट ये लगा लो इस लिस्ट का जो सबसे कमजोर आदमी भी है यानी कि टॉसाइलेट, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले बेस्ट लिविंग ग्रुप्स में से एक है। तो सोचो अगर इसका सबसे कमजोर आदमी ही बेस्ट है तो बाकी लोग तो कितने ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन ऑल दीज 4 ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज सुपर लिविंग ग्रुप्स। बहुत इजीली छोड़कर जाते हैं, वापस कभी अपनी जगह नहीं मांगते हैं। एनीवन हैविंग डाउट ऑन दिस शीट दे कैन रेज हैंड और सेंड अ चैट मैसेज। दैट्स गुड। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो हमने कुछ आयोडीन ब्रोमीन वो तो अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, उनसे अच्छे लिविंग ग्रुप्स आए वाटर या अमोनिया जो कि न्यूट्रल आदमी थे। फिर कुछ सुपर टाइप के लिविंग ग्रुप्स आ गए। रिदम कौन सा कंपैरिजन चाहिए, एक बार अनम्यूट करके बोलो अपने आप को। रिदम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। इन एनी केस वीडियो में शेयर करूंगा उसमें दोबारा से आ ही जाएगा। मैं एक बार फिर से उसको लास्ट में बता देता हूं कि OTF में माइनस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए उसके छोड़ के जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद नोसाइलेट में भी माइनस बहुत स्टेबलाइज हो रहा है, फिर ब्रोसाइलेट में और फिर टॉसाइलेट में। तो ये चारों लोग ही अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं। इनमें आपस में रिलेटिव लीविंग कैपेसिटी जो है वो ट्रिपलेट की सबसे ज्यादा है। ओके ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे एक हमारे पास फैक्टर था टेम्परेचर का। टेम्परेचर के फैक्टर को मैं लिख देता हूं कि टेम्परेचर फैक्टर के अंदर कि जनरली SN2 reaction competes with a parallel possible E2 रिएक्शन। E2 सिर्फ नाम लिखूंगा अभी। E2 का फुल फॉर्म है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। ओके, so one dash generally SN2 reaction competes with a parallel possible E2 reaction जिसका नाम elimination bimolecular है, and increasing temperature may
है ना, पक्का नहीं है ऐसा। may convert SN2 to E2, therefore temperature is advised to be kept at lower side for better SN2। ठीक है, पहली चीज, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, SN2 और E2 में टेम्परेचर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक रिस्क रहता है कि हायर टेम्परेचर पर शायद SN2 E2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस चीज का जो पॉसिबल रीजन है, द पॉसिबल रीजन इज एट हाई टेम्परेचर the nucleophile may attain its thermodynamic nature, that is basic nature। ठीक है, and therefore driving the reaction to elimination। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने पिछली 2-3 क्लासेस में बार बार बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच का डिफरेंस आपको हाईलाइट किया। मैंने बार बार बोला कि यार जो बेस है ना वो हाइड्रोजन चुरा लेता है और वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए अच्छी बात नहीं है। या मैंने आज की क्लास की शुरुआत में भी हार्ड एंड सॉफ्ट बेस से शुरुआत की, तब भी मैंने ये बोला कि जो लोग हार्ड बेसिस हैं उनकी इच्छा होती है हाइड्रोजन चुराने की, अगर वो हाइड्रोजन चुराएंगे तो SN2 अच्छा नहीं देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो लोग हाइड्रोजन चुराएंगे वो SN2 तो नहीं देंगे, लेकिन अगर SN2 नहीं देंगे तो क्या देंगे, है ना। Who has unmuted himself? जो लोग SN2 नहीं देंगे वो भी तो कुछ तो कर ही रहे ना, यानी कि जो आदमी हाइड्रोजन चुरा लेगा वो SN2 के लिए खराब बात हो गई, लेकिन अगर SN2 के लिए खराब है तो किसी और के लिए शायद अच्छी बात हो जाएगी। तो वो जो कोई और रिएक्शन है वो एक्चुअल में E2 है। E2 जो होता है, E2 का काम शुरू होता है जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का रोल छोड़कर बेस का रोल प्ले करे, तब वो हाइड्रोजन चुराता है और बदले में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो द फंडा इज, अगर मेरे SN2 का करेक्टर E2 में कन्वर्ट हो गया तो उसका रीजन है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने बेस का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। बेस का रोल दो ही लोग कर सकते हैं, या तो वो लोग जो पैदाइशी बेस थे, पैदाइशी बेस जिनको मैंने डोमिनेंट बेस का नाम दिया था, या कुछ ऐसे लोग जो कि थे तो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन रिएक्शन को इतना गर्म कर दिया गया कि न्यूक्लियोफाइल ने इतनी हॉट कंडीशन में अपना थर्मोडायनेमिक नेचर अचीव कर लिया, और थर्मोडायनेमिक नेचर उसका था एज अ बेस का, और उसने एज अ बेस अपना नेचर अचीव करके हाइड्रोजन चुराया। हाइड्रोजन चुराते ही रिएक्शन SN2 का रास्ता छोड़ के E2 पे चला गया। तो हमने इसलिए एडवाइस के तौर पे लिख दिया कि SN2 का एक कंपटीशन E2 के साथ चल रहा है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करने पर पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन SN2 का रास्ता छोड़कर E2 पे चला जाए, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखा जाए ताकि SN2 को E2 से compete ना करना पड़े। If anyone is having a doubt in this particular statement, वो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है। मैं इसी चीज का एक और भी पॉइंट दूंगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, है ना, उस पॉइंट को देखना। केमिकल काइनेटिक्स का एक स्टेटमेंट है ये। केमिकल काइनेटिक्स का स्टेटमेंट मुझे कहता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज in temperature, the speed of reaction increases approximately 2 times। बड़ी मजेदार स्टेटमेंट है ये कि किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 गुना बढ़ जाती है, provided that the reaction doesn't change। बड़ी मजेदार बात है, यानी कि अगर मान लो मैं SN2 में 10-10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एक लिमिट तक ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा SN2 की रेट बढ़ती जाएगी। एक लिमिट तक रेट बढ़ाना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको क्रॉस करने के बाद रिएक्शन ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी और उसने अपनी आइडेंटिटी को बोला कि अब मैं SN2 नहीं, अब मैं E2 बन चुका हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं रेट को एक लिमिट तक बढ़ा पा रहा था और बढ़ाते बढ़ाते पता चला मैंने रिएक्शन ही बदल दिया। तो फिर इतनी स्पीड भी किस काम की कि जो रिएक्शन ही बदल दे। तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एनी रिएक्शन, चाहे दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, उसका 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लगभग दुगनी हो जाती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट केमिकल काइनेटिक्स का है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि स्पीड बढ़ाते बढ़ाते कहीं आप उस रिएक्शन को बदल ही ना दो। इट इज जस्ट लाइक आप घर पे भी अगर कोई चीज किचन के अंदर बना रहे हो, आपको पता है कि यार मैं जैसे जैसे फ्लेम बढ़ाता जाऊंगा तो फ्लेम बढ़ाने से काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेम बढ़ाने से वो चीज जो कि स्लो हीटिंग के लिए बनी थी, वो एकदम से तेज हीटिंग करने से कुछ अलग ही तरह का काम हो जाए उसमें। सो दैट इज द थिंग। हम SN2 की जब रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो अगर आपने शुरुआत बहुत लो टेम्परेचर से की है तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, SN2 की रेट बढ़ती जाएगी। बट आफ्टर अ सर्टन लिमिटेशन ऑफ टेम्परेचर, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन SN2 का रास्ता छोड़कर E2 के रास्ते पे उतर जाएगा। तब आपका रिएक्शन खराब हो जाएगा, तब आप SN2 का प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे। तो स्वास्तिक, आई होप मैंने अपना पॉइंट अभी क्लियर किया तुम्हें। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बट तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, आर्यन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ, जो तुम्हारा डाउट है बेटा कि क्या लो टेम्परेचर पे हार्ड बेस न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, नहीं। अगर कोई आदमी पैदाइशी क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल ही रहेगा, है ना। यानी कि जो OH माइनस था या जो NH2 माइनस था, इनकी आदत है H+ चुराने की। ठंडा टेम्परेचर होगा तो स्लो H+ चुराएंगे, गर्म टेम्परेचर होगा तो बहुत जल्दी H+ चुराएंगे, लेकिन काम H+ चुराने का ही करेंगे। दैट मीन तुम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियोफाइल को तो बेस बना सकते हो, लेकिन किसी पैदाइशी बेस को ठंडा करके न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते। समझ गए इस बात को? ओके सर। चलो, एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट? मैं अगली शीट पे मूव करूंगा। ओके, अगली शीट जो है, जब मैं SN2 वर्सेस E2 का हल्का जिक्र कर ही चुका हूं तो मैं उसको कंक्लूड करता हूं। व्हेन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल is predominantly basic, when the attacking nucleophile is predominantly basic, then instead of SN2, E2 comes into picture. E2 है क्या चीज अभी हमें पता ही नहीं है, बस नाम लिख देते हैं। When the attacking nucleophile is predominant in nature, predominantly basic in nature, then instead of SN2, E2 comes into picture. Second लिखूंगा, if the RLG itself is sterically crowded. Sterically crowded का मतलब है जैसे कि 3 डिग्री पोजीशन पे होना, then nucleophile या then ऐसे then it is very difficult for the nucleophile to attack on alpha carbon, and hence it starts behaving like a base, and therefore E2 occurs. ओके, आप एक तरह से ये सोच सकते हो कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये SN2 और E2 के बीच का कंपटीशन है। ओके, SN2 के लिए दो, एक तरह से बोल सकता हूं, दो अलर्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहला अलर्ट स्टेटमेंट है
कि भाई अगर तुम SN2 करवाना चाहते हो तो इंश्योर करना कि जो अटैक करने के लिए बंदा आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल हो, कहीं वो गलती से बेस ना हो, क्योंकि अगर वो बेस निकला तो फिर वो हाइड्रोजन चुराने का काम करेगा और हाइड्रोजन चुराकर तो E2 बनता है जी, एलिमिनेशन हो जाता है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है E2 के जीतने का कि जो आदमी अटैक करने आया था वो था तो पैदाइशी न्यूक्लियोफाइल, था तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बन के आया भी, लेकिन उसको सामने जो ग्रुप मिला जिस पर वो अटैक करने आया था वहां पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ था, और उसकी तीनों पोजीशन जो बची हुई थी उन तीनों पर मान लो मैंने कार्बन लगा दिए, मतलब कि मैंने इसको 3 डिग्री हैलाइड बना दिया, 3 डिग्री वाला लीविंग ग्रुप। अब हुआ क्या, बेचारा न्यूक्लियोफाइल पीछे से एंट्री लेना चाहता था, एंट्री उसको मिल नहीं रही क्योंकि तीनों जगह पर बल्कि ग्रुप्स हैं या तीनों जगह पर हिंड्रेंस लगा रखी है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को इस अल्फा कार्बन तक पहुंचने का मौका नहीं मिला तो वो मजबूरी में आकर बेस का काम करेगा कि ठीक है भाई कार्बन तक तो पहुंच नहीं पा रहा, तो किसी पड़ोसी आदमी का हाइड्रोजन चुराने का काम करता हूं, आया है तो कुछ तो वहां पर बॉन्ड बनाएगा ही, अंदर तक घुसकर बॉन्ड बनाने का चांस मिल नहीं रहा तो बाहर किसी के एच को पकड़ कर चला गया। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आया तो आदमी न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन इस भीड़ भड़के ने उसको मजबूर कर दिया कि वो बेस का रोल प्ले करे, जबकि आया तो वो न्यूक्लियोफाइल का ही रोल प्ले करने था, लेकिन उसको घुसने के लिए परमिशन ही नहीं मिली, तो मजबूरी में उसने H+ चुराने का काम किया, और चूंकि उसने H+ चुराया है तो रिएक्शन SN2 का रास्ता छोड़ के कहां चला गया, E2 पे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि E2 खुद का कोई मेथड नहीं लगाता, E2 सिर्फ और सिर्फ SN2 के फेलियर का वेट कर रहा होता है। SN2 का फेलियर कब कब हो सकता है, या तो अटैक करने वाला आदमी न्यूक्लियोफाइल की जगह डोमिनेंट बेस निकले तब SN2 फेल हो सकता है, या फिर अटैक करने वाले आदमी को अंदर घुसने की परमिशन ना दे तो वो मजबूरी में आके बाहर से किसी का H+ चुरा ले, तब वो दोबारा से किस रिएक्शन को बना देगा, E2 रिएक्शन को। तो E2 इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ SN2। SN2 के फेल होते ही E2 पिक्चर में आ जाता है। दैट इज व्हाई वी वर सेइंग दैट E2 और SN2 का कंपटीशन चलता रहता है। तो ये वाले दोनों पॉइंट्स हमें जब हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब भी दोबारा से पढ़ेंगे, और अभी के लिए तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ SN2 जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे E2 के पिक्चर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन यस मेगन यू आर राइट, इवन हीट ऑल्सो कॉजेज E2, बट हीट वाला फैक्टर इतना डोमिनेंट नहीं है, हीट वाले में हम बहुत हीट करेंगे तो SN2 को E2 बना पाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट करने पे। तो हीट वाला फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं। आने वाले आदमी को न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस के कपड़े बना के भेजना, वो उसको E2 में ले जाएगा, या आया तो न्यूक्लियोफाइल बन के लेकिन अंदर घुसने पे इतने रिपल्शन झेलना पड़ा कि मजबूरी में बेस बन गया। सो दीज आर द टू कंडीशंस व्हेन SN2 कैन कन्वर्ट इनटू E2। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिएक्शन का एक मेमोरी मैप टाइप बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ RX, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, क्योंकि सबसे अच्छे लीविंग ग्रुप शुरुआती दौर में हमारे पास हेलोजन ही है ना, हेलो एल्केन्स, दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड लीविंग ग्रुप्स। X- चला जाता है, दूसरा आदमी आके उन्हें रिप्लेस कर लेता है। तो इसका मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा LiAlH4, इट इज अ सप्लायर ऑफ H-, और H- एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आएगा और उसको हटा देगा। प्रोडक्ट्स अभी मैं सबके लिखना शुरू करता हूं। दूसरा मैंने यहां पर लिखा CH3- MgBr+, ये मेरे पास हो गया CH3- का सप्लायर। फिर मैंने यहां पर लिखा साइनाइड आयन, ओके, इसको भी साइनाइड आयन ना लिख के मैं यहाँ पर लिखता हूँ KCN, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड इसके ऊपर लिख देता हूँ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड विच इज अ सप्लायर ऑफ CN- सप्लायर। ओके, ये सबके सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स के सप्लायर। फिर मैंने एक लिख दिया इसके अंदर R' C ट्रिपल बॉन्ड C- और लेट अस से सम Na+, है ना। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि अनायन के तौर पे कौन आ रहा है। फिर एक मैंने लिख दिया इसमें NaN3
जो कि एक्चुअल में अजाइड आयन का सप्लायर है। फिर एक मैंने इसमें लिख दिया R डैश O माइनस Na प्लस। इसमें भी आपको दिख रहा है कि एक एल्कोक्साइड आयन को मैं अटैक करने के लिए भेजने वाला हूं। फिर एक लिख दिया मैंने इसमें एल्कोहलिक KSH, मतलब कि ये SH माइनस का सप्लायर है। एक लिख दिया मैंने एल्कोहलिक RS माइनस। RS माइनस मतलब मैं थायो एल्कोक्साइड आयन को भेज रहा हूं। एक लिख दिया मैंने इसमें NaBH4 अभी नहीं लिखता, चलो इसको हटा देता हूं। एक मैंने यहाँ लिख दिया एल्कोहलिक KOH और एक लास्ट लिख दिया NaNH2। ओके, अब मैं इसके बारी बारी से प्रोडक्ट लिख रहा हूं और प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ कंडीशंस लिखूंगा और फिर हमारी जो सारी पढ़ी हुई बातें हैं वो सब कुछ अपने आप समराइज होती जाएंगी। जैसे पहले का मैंने प्रोडक्ट लिखा RH, पहले का प्रोडक्ट लिखा RH, दूसरे का प्रोडक्ट लिखा मैंने RCH3, तीसरे का प्रोडक्ट लिखा RCN, चौथे का RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, पांचवे का RN3, छठे का ROR डैश, सातवें का RSH, फिर उससे अगला लिखा RS R डैश, फिर इसमें लिखा E2 और इसमें लिखा E2। बहुत अभी ध्यान से, सिर्फ अभी कोई डाउट मत पूछना, मैं इसके आगे और कंडीशंस लिख दूं फिर सारी बात करते हैं। यहां इसके सामने एक कंडीशन डाल रहा हूं, R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री। यहां कंडीशन डाली R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, कंडीशन डाली R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, कंडीशन डाली R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, R नॉट इक्वल टू 2 डिग्री कॉमा 3 डिग्री, R not equal to 3 degree and R not equal to 3 degree। ओके, अब ध्यान से सुनो, मैंने सबके आगे कंडीशन लिखी और एल्कोहलिक KOH पे तो सीधे ही लिख दिया E2। एल्कोहलिक KOH या NaNH2 का मतलब तो ये था, ये लोग तो पैदाइशी बेस है। पैदाइशी बेस मतलब जैसे ही अटैक करने जाएंगे इनका काम केवल हाइड्रोजन चुराने का है, तो ये तो पक्का एलिमिनेशन ही करवाएंगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो ये लोग तो यहां पर केवल और केवल H+ को चुराकर एलिमिनेशन करवाने के लिए गए हैं। एलिमिनेशन हम आने वाली कुछ क्लासेस में सीख जाएंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि हाइड्रोजन चुराने से ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है। ओके, बाकी जो सारे लोग आए, ये वाले जो सारे लोग आ रहे हैं, ये सारे लोग हैं तो मेरे पैदाइशी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में बेस बन सकते हैं। वो मजबूरी कब आएगी? जब तुमने विक्टिम को इतना क्राउडेड करके छोड़ दिया, 3 डिग्री का विक्टिम इनको दिया। विक्टिम कौन है जी? विक्टिम तो ये अंदर बैठा हुआ आदमी है, इसका नाम मैंने रख दिया विक्टिम। तो जब विक्टिम मेरा 3 डिग्री का होगा तो 3 डिग्री के विक्टिम पे न्यूक्लियोफाइल अंदर तक घुस के अटैक नहीं कर पाएगा, तो मजबूरी में उसे हाइड्रोजन चुराना पड़ेगा। तो जहां जहां पे मैंने लिखा ना R नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, इसका मतलब ये है कि 3 डिग्री पर रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर 3 डिग्री के साथ तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इंस्टेड ऑफ SN2 वो रिएक्शन E2 के रास्ते पर चला जाएगा। और अगर वो 3 डिग्री नहीं है तो ये सारे एग्जांपल्स SN2 के बने हुए हैं। इनमें से एल्कोक्साइड आयन पे खास ध्यान दे लेना, ये थोड़ा मॉडरेट किस्म का आदमी है। ये 3 डिग्री को तो E2 करता ही करता है, साथ में 2 डिग्री को देखकर भी इसके मन में E2 का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो बाकी सारे लोग
सिर्फ 3 डिग्री आने पर मजबूर हो जाएंगे SN2 का रास्ता छोड़ने के लिए। एल्कोक्साइड आयन ऐसा है जो कि 2 डिग्री या 3 डिग्री का विक्टिम देखते ही अपने आप को E2 के रास्ते पर ले जाता है। तो ये वाला अपना रिएक्शन मैप है। इसी रिएक्शन मैप को भी याद करना है। इसके अंदर अब जब मैं क्वेश्चंस का असाइनमेंट दूंगा तो एक्चुअल में इसी लिस्ट के रिएक्शंस के ऊपर ही होंगे, और भी रिएक्शन जोड़ सकते हैं, बहुत सारे SN2 जोड़ सकते हैं, तो वो इन्हीं में से ही आपके रिएक्शंस बनेंगे। आपको जो मैं आज असाइनमेंट देने वाला हूं, और 1 सेकेंड, जिसका भी डाउट है मैं अभी बताता हूं उसको। जो मैं असाइनमेंट आपको देने वाला हूं वो असाइनमेंट जो है वो 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। एक टाइप होगा कि SN2 की रिएक्टिविटीज कंपेयर करो। एक टाइप होगा जिसमें वो कहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करो, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन खराब न्यूक्लियोफाइल है। किसी किसी क्वेश्चन में लिविंग ग्रुप एबिलिटीज कंपेयर करते हुए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, और किसी किसी क्वेश्चन में रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा इस बात पर क्वेश्चन हो रहा होगा, और किसी किसी क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि रिएक्शन इन्वर्जन के अंदर गया या नहीं गया। तो ये 4-5 तरह की कैटेगरीज आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी। क्वेश्चन आपको अपने आप पहचानने हैं,